नमस्कार। चलिए आज भारत के जो शादी ब्याह के कानून हैं उनकी पेचीदा और काफी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत में हर कोई एक ही कानून के तहत शादी करता है? सोचिए जरा। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो जवाब है नहीं। भारत में शादी ब्याह, तलाक और यहाँ तक कि विरासत जैसे जो पर्सनल मैटर्स हैं ना, वो अक्सर किसी के धर्म के हिसाब से तय होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं पर्सनल लॉज। और मजे की बात यह है कि हर धार्मिक समुदाय के लिए ये अलग-अलग हैं। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक खास उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के अपने अपने कानून हैं, ठीक वैसे ही पारसी समुदाय का भी अपना एक बहुत ही खास कानून है। तो आज हम पारसी विवाह अधिनियम को ही थोड़ा करीब से देखेंगे, एक केस स्टडी की तरह। तो अगर एक पारसी विवाह को कानूनी तौर पर वैध मानना है तो उसके लिए ये 5 शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। पहली बात, मोनोगैमी, यानी एक समय में एक ही जीवन साथी। फिर उम्र की बात आती है। लड़के के लिए 21, लड़की के लिए 18। जाहिर है, सहमति पूरी तरह से आज़ाद होनी चाहिए। करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती। और हाँ, सबसे अहम, आशीर्वाद नाम का एक धार्मिक समारोह जो सिर्फ एक पारसी पुजारी ही करवा सकता है, ये बहुत जरूरी है। और ये जो आशीर्वाद समारोह है ना, ये कितना जरूरी है, ये बोमनजी बनाम मेहरबाई का केस एकदम साफ कर देता है। इस केस में अदालत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये समारोह नहीं हुआ है तो उस शादी को कानूनी मान्यता मिली ही नहीं सकती। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं, कानून का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं पारसी तलाक की, जिसकी प्रक्रिया भी काफी कह सकते हैं अनोखी है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, पुजारी, कागज और पैनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पारसी मैरिज कोर्ट्स में एक प्रोफेशनल जज तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ समुदाय के कुछ सम्मानित सदस्य भी बैठते हैं। इन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है और यही मिलकर फैसला करते हैं, वो भी बहुमत से। तो इससे यह पक्का होता है कि फैसला सिर्फ कानूनी तौर पर ही नहीं, बल्कि समुदाय के जो अपने मूल्य हैं उनको भी ध्यान में रखकर लिया गया है। तो ये तो बात हुई एक खास धर्म पर आधारित सिस्टम की। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई किसी खास समुदाय का नहीं है या फिर बस एक सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष शादी करना चाहता है, तो क्या होगा? क्या उसके लिए भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर दो अलग अलग रास्ते हमारे सामने आते हैं। एक तरफ है पारसी मैरिज एक्ट, जो पूरी तरह से धार्मिक रीति रिवाजों पर टिका है, और दूसरी तरफ है स्पेशल मैरिज एक्ट, जो किसी भी भारतीय नागरिक के लिए एक खुला धर्मनिरपेक्ष यानी कि एक सेक्युलर ऑप्शन है। तो ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसे 1954 में लाया गया, इसका असल मकसद ही था धर्मनिरपेक्षता और समानता को बढ़ावा देना। ये एक्ट इस बात की आज़ादी देता है कि चाहे दो लोग एक ही धर्म के हों या अलग अलग धर्मों के, वो अपने धार्मिक कानूनों के बंधन से बाहर निकलकर शादी कर सकते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से प्रशासनिक है, मतलब सरकारी कागज पत्र वाली। इसमें सबसे पहले एक मैरिज ऑफिसर को 30 दिन का पब्लिक नोटिस देना होता है। फिर 30 दिन तक इंतजार किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। और अगर सब ठीक रहा तो बस ऑफिसर और गवाहों के सामने एक डिक्लेरेशन पर साइन करना होता है। मतलब किसी भी धार्मिक समारोह से ये बिल्कुल अलग है। और ये जो अलग अलग कानून हैं, ये हमें एक बहुत बड़ी और बहुत ही अहम राष्ट्रीय बहस की तरफ ले जाते हैं। सवाल ये है कि क्या पूरे देश में सभी के लिए शादी ब्याह का सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए? इस पूरी बहस की जो जड़ है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में मिलती है। ये आर्टिकल कहता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करें। तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी करेगा क्या? देखिए, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा और एम्बिशियस है। इसका मकसद है सभी धर्मों पर आधारित जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उन्हें हटा देना और उनकी जगह पर शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे सभी मामलों के लिए पूरे देश में सिर्फ एक कॉमन कानून बनाना। तो यूसीसी का जो मूल विचार है, उसके पीछे 3 बड़े लक्ष्य हैं: एकता, स्पष्टता और स्थिरता। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका मानना है कि एक कानून होने से देश में एकता बढ़ेगी, कानूनी प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और नियमों में एक तरह की स्थिरता भी होगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक कानून का ये जो विचार है, ये भारत में कोई नया नहीं है। दशकों से इस पर एक बहुत गहरी बहस चल रही है।
और इस बहस के केंद्र में दो बड़े विचार आपस में टकराते हैं, एकता और विविधता। अगर हम इतिहास में देखें तो यूसीसी पर बहस कई अहम मौक़ों पर गरमाई है। 1985 का मशहूर शाह बानो केस हो, जिसने पूरे देश में इस पर एक नई बहस छेड़ दी थी, या फिर 1995 का सरला मुदगल केस, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लॉज का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यूसीसी जरूरी है। इन जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। तो इस बहस का असल मुद्दा क्या है? देखिए, दोनों तरफ बहुत मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि यूसीसी से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा और हमारा कानूनी सिस्टम आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो इसके विरोध में है, उनका डर है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता पर एक तरह का हमला हो सकता है, जो हमें आर्टिकल 25 से मिली है। उन्हें लगता है कि ये भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसकी अनदेखी करेगा। तो असल सवाल ये है कि इन अलग अलग कानूनों का ज़मीनी हकीकत पर क्या असर पड़ता है। देखिए, चाहे तलाक हो, गुजारा भत्ता हो या फिर बच्चों की कस्टडी, हर कानून में इसके लिए अलग अलग सेक्शन और नियम बनाए गए हैं। और यूसीसी का जो असली मकसद है, वो इसी अंतर को, इसी भिन्नता को ख़त्म करके एक जैसा नियम बनाना है। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। भारतीय पारिवारिक कानून का भविष्य क्या होने वाला है? क्या देश को कानूनी एकरूपता की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर अपनी अनूठी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को सहेज कर रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।